वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स अगली बार फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया था, आज आप लोगों को सेकंड पार्ट शुरू करना है। सेकंड पार्ट में सबसे पहले रूल जो है आपको 4 तक पढ़ाया गया था, आज अब जो है फिफ्थ पार्ट जो है फिफ्थ रूल जो है आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब फिफ्थ रूल जो है क्या लिया है इसमें देखिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा। लिखा है वनली, मेयरली, नॉट एवं नेवर जैसे एडवर्ब को उसी वर्ड के साथ यूज करना चाहिए जिसकी विशेषता बतानी हो, अन्यथा सेंटेंस का मीनिंग जो है क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब जिसकी विशेषता बतानी हो उसी के साथ उसका यूज करना चाहिए, वनली का, नेवर का। और जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है, लिखा है वनली सी गेव मी ए रूपी, ये एक हो जाएगा, एक सेंटेंस बन गया। और जो है सी गेव मी ओनली ए रूपी। अब देखिए इस सेंटेंस में वनली का दो तरीके से, वनली एक यहाँ शुरू में आ गया, ये वनली यहाँ आ गया। जब इस तरह से लिखे तो उसका मतलब बदल जाता है, इसका मतलब जो है मीनिंग जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए वनली सी गेव मी ए रूपी, उसने केवल उसने ही मुझे जो है 1 रुपया दिया, उसने ही केवल मुझे 1 रुपया जो है वो क्या दिया होता है। और उसने मुझे केवल 1 ही रुपया दिया, इसका हो जाएगा उसने मुझे केवल 1 ही रुपया दिया। और इसका हो जाएगा केवल उसने मुझे 1 रुपया दिया, मतलब केवल यहाँ शुरू में आ गया, तो इसलिए वनली का प्रयोग, वनली का मतलब केवल तो पहले कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में केवल जो है वो वनली बीच में आया है, इसलिए जो केवल का प्रयोग हो रहा है वो क्या हो रहा है, बीच में हो रहा है। तो मतलब सेंटेंस का जो मतलब जो है वो क्या हो रहा है, बदल जा रहा है वनली के स्थान परिवर्तन से। केवल वनली जो है, वनली का स्थान परिवर्तन हो गया, वनली सी गेव मी ए रूपी हो गया, तो केवल उसने ही मुझे 1 रुपया दिया। और सी गेव मी वनली ए रूपी हो जाएगा, तो जो है उसने मुझे केवल 1 ही रुपया दिया। तो वनली का जो प्रयोग जैसे ही बदल रहा है, तो वनली यहाँ पहले आ रहा है तो केवल को हम पहले बोल रहे थे, वनली यहाँ बीच में आ रहा है तो जो है क्या हो जाएगा, बीच में। लेकिन मतलब जैसे कहने का मतलब है कि सेंटेंस का भाव नहीं बदलेगा, जो वो कहना चाह रहा है वो यही बोलेगा, लेकिन जो वनली के हटाने से जो है सेंटेंस का जो है वो हिंदी जो है बिल्कुल थोड़ी बदल जाती है। ये वनली का इस तरह से आप जो है कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है, तो नहीं कि आप बीच में वनली लिख रहे हैं, शुरू में वनली लिख रहे हैं और एक ही तरफ पढ़ेंगे, उसको अलग अलग तरीके से आपको जो है वो क्या करना है, पढ़ना है। ये रूल 5 था। अगला देखिए दिया है रूल 6 है, लिखा है एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव यूज तथा प्रिडिक्टिव यूज 2 प्रकार से होता है। एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव पहले नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ लिखेंगे आप एग्जांपल के तौर पर, ही ए गुड बॉय नेवर टेल ए लाई। एक सेंटेंस बना लिया आपने, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, तो नाउन इसमें क्या है, इस नाउन से पहले आया है, इसमें बॉय क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव क्या आया, गुड आया। मतलब ये रूल जो है क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब नाउन से पहले अगर ये आएगा तो इस तरह से जो है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोल देते हैं। और प्रिडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में भी वही जो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस से लिखा है कि यू आर जीनियस, तो उपरोक्त सेंटेंस में जो है वो जीनियस जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन से जो है वो बाद में आया है, लेकिन जो विशेषता क्या कर रहा है उसकी जो है वो बता रहा है। तो प्रिडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा उसकी, जो उसमें यू आर जीनियस में, और बॉय यहाँ पर इस तरह से आया गुड के बाद जो है, तो इसको जो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ये रूल 6 था आपका। अगला देखिए रूल 7 दिया है। रूल 7 क्या दिया है, वाक्य की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले एडवर्ब को वाक्य के बिगिनिंग में रखा जाता है। मतलब वाक्य की जो विशेषता प्रकट करे एडवर्ब, उसको वाक्य की क्या करते हैं, शुरू में रखते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जांपल के तौर पर, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द ट्रेन।
अब उपरोक्त सेंटेंस में अब एडवर्ब क्या है, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब हो जाएगा। आपने लिखा भी है कि वाक्य की विशेषता पर तस्दीक करने वाले एडवर्ब को वाक्य के बिगिनिंग में रखे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई मिस द वर्ब, दुर्भाग्यपूर्वक मैं जो है वो बस जो है या ट्रेन में मिस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में जो है वो विशेषता प्रदर्शित कर रहा है। एडवर्ब को वाक्य जो विशेषता प्रकट कर रहा है कि मैं दुर्भाग्यवश जो ही जो है वो बस को क्या किया, ट्रेन को जो है उसने मिस कर दिया। बस नहीं सॉरी ट्रेन है, ट्रेन को उसने मिस कर दिया। तो इसमें एलवाई भी लग जाता है। एक और रूल आप जानते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है कि क्रिया की विशेषता बताना है। तो क्रिया की विशेषता मतलब मिस्ड जब लगा तो उसकी विशेषता है भाई मिस छोड़ दिया। तो छोड़ा मतलब क्या छोड़ा, ट्रेन छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा, दुर्भाग्यवश। तो दुर्भाग्यवश छोड़ा तो इसमें एलवाई जब लग जाता है, एक जब भी किसी सेंटेंस में वर्ड में एलवाई लग जाता है तो आपको बताया गया था, एडवर्ब में जो पढ़ाया था तो आपको बताया था वो जो है क्या होता है, उसको तुरंत हम जो कह देंगे कि वो क्या है, एडवर्ब है। मतलब एडवर्ब की वो जो है एडवर्ब की तरह यूज करके उसको क्या किया जा रहा है, सेंटेंस को बनाया जा रहा है। तो उपरोक्त सेंटेंस में अनफॉर्चुनेटली जो है संपूर्ण सेंटेंस की क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ही जो है वो उसने जो है वो ट्रेन को मिस कर दिया। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश नहीं लिखा था, आई मिस द ट्रेन लिखा है, केवल आप ये जानते हैं कि उसने ट्रेन को मिस कर दिया। लेकिन कैसे मिस किया ये जानना है तो आपको एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग करके क्या कर रहा है, सेंटेंस को जो है वो प्रयोग कर रहा है। और वाक्य के क्या कर रहा है, एडवर्ब जो है वाक्य के जो है वो शुरू में जो है क्या कर रहा है, आ रहा है। बिगिनिंग में बोला है ना, बिगिनिंग में आ रहा है तो बिगिनिंग हो गया शुरू में अनफॉर्चुनेटली। इस सेंटेंस आपको लिखने का तरीका है, अगर थोड़ी भी गलती करते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब अगला देखिए दिया है रूल 8 है, ये 7 रूल था, अगला रूल 8 दिया है। अब इसमें क्या दिया, लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस एग्जाम्पल तो बनाए, डू यू टीच इंग्लिश। अब पहले बात तो ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। जब इसका हिंदी बनाएंगे, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अब इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो है वर्ब हो जाता है, बोल सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब बोलना चाहे बोल दें। और ये जो क्या हो जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के जैसे यूज किया गया है, इसको सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टीच यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है टीच, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है टीच है, तो मैंने यू बता दिया, यू सब्जेक्ट है और टीच क्या है, टीच जो है वो मैंने बताया आपसे कि वो टीच जो है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के जैसे प्रयोग करते हैं, या वर्ब बोल सकते हैं, मेन वर्ब बोल सकते हैं। ये टीच क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं इसको, मेन वर्ब। मेन वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होता है, तो ईजेएमआर लगा नहीं है। तो डू को जो है सब्जेक्ट दिया, ये भी वर्ब, ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर बीच में इसका प्रयोग किया गया है तब, लेकिन इसने का प्रयोग शुरू में किया गया, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और डू यू टीच इंग्लिश, अब क्वेश्चन वर्ड में आप जानते हैं जब भी ऐसा सेंटेंस होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी बनाएंगे, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो मतलब जो है, और ये इंग्लिश जो है इसमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, लास्ट में यूज किया गया है, और इसका लिखने का तरीका यही होगा। जैसे मान लीजिए यू को आप यहाँ नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। आपको यू जब भी ऐसा सेंटेंस है क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो आपको डू यू मतलब हेल्पिंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद यू का ही प्रयोग, सब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, लेकिन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज को बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को उसने जो है शुरू में रखा है, और शुरू में रख के जब डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। और ऐसे सेंटेंस में आपको जब परफेक्ट है, निश्चित ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं भूलना। अगर क्वेश्चन मार्क आप भूल जाते हैं तो सेंटेंस अगर सही लिखे भी हैं, आप प्रॉपर में मान लीजिए इस तरह लिख भी दिए हैं, और क्वेश्चन वर्ड आप भूल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो था रूल 8 था। अलग अलग आपको रूल पढ़ाए जा रहे हैं। अगला रूल 9 दिया है। 9 रूल क्या दिया है, एक ही वर्ब के यूज होने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पर समझ लीजिए, व्हाट वाई
आर यू हियर। एक ही वर्ब मेन वर्ब के यूज होने पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखा जाता है। अब मान लीजिए इसमें जो है वर्ब मेन वर्ब यूज किया गया है, एक ही वर्ब यूज किया गया है, मेन वर्ब जैसे मान लीजिए आर यहाँ पर यूज किया गया है, आर ये यूज किया गया है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखा जाता है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ यू इस तरह लिखा गया है, उपरोक्त सेंटेंस में एक ही शब्द वर्ब का यूज होने पर सब्जेक्ट यू को वर्ब के पश्चात रखा गया है। तो यू सब्जेक्ट है, इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, और उसको जो है ये हेल्पिंग वर्ब के पश्चात क्या किया गया है, रखा गया है, तो वर्ब के पश्चात रखा गया। अब मान लीजिए इसमें आर को आप यहाँ लिख दें, यू को यहाँ लिख दें, तो ये जो है इसका कोई मतलब निकलेगा। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो, इसका हिंदी बनाएंगे तुम यहाँ क्यों हो। तो इस सेंटेंस में जो है आपको बताया कि वर्ब जो है वो आर है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, तो आर हो जाएगा इसमें, और आर है तथा यू को जो है वर्ब के पश्चात जो है क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। एक तो रूल 9 में ही आपको जो है एक अपवाद भी इसमें दिया है, एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन क्या दिया है, हु के यूज पर सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप लिखेंगे, हु टीचेज यू, हु से का यूज होने पर सब्जेक्ट वर्ब के पश्चात आता है, सब्जेक्ट वर्ब के पश्चात आता है। वर्ब ये है, वर्ब, अब ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट आया। और हु टीचेज यू, कौन तुमको पढ़ाता है, कौन तुमको क्या करता है, पढ़ाता है। लेकिन जब वो वाला सेंटेंस बना रहे थे कि जिसमें मैंने आपसे बताया था कि हु वाई आर यू हियर, तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वाई के बाद आ रहा था, और यू जो है उसमें जो है सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या, यू जो है वो सब्जेक्ट जो है, ये यूज का प्रयोग लास्ट में किया गया है, और वर्ब सब्जेक्ट का, और ये जो टीचर्स का प्रयोग जो है वो पहले किया गया है। और हु टीचेज यू, जैसे यू को यहाँ आप लिख दें टीचर्स को, तो सेंटेंस जो है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ऐसे सेंटेंस में मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग निश्चित करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। ये अपवाद टाइप था, एक अपवाद सेंटेंस बनाया था। जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस यहाँ दिया है, अगर मान लीजिए समझना है आपको, ये अपवाद नहीं है, ये वेयर रोहित एस्टरडे, ये अपवाद नहीं है। अब इस सेंटेंस में जो है यूज किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखा गया। तो हेल्पिंग वर्ब को जो है वो क्या किया गया है, सब्जेक्ट के पश्चात रखा गया था। वेयर आर रोहित एस्टरडे, रोहित कल कहाँ है, रोहित कल कहाँ है नहीं होगा, मुझे लगा है गलत है, क्योंकि यहाँ पर एस्टरडे का जब प्रयोग करते हैं तो आपको वाज का प्रयोग करना था, पास्ट में हो जाता है। वेयर जानते हैं आप, एस्टरडे का प्रयोग केवल पास्ट में होता है, बाकी आप प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हमेशा जो है कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो वेयर वाज रोहित एस्टरडे, कल रोहित कहाँ था, ये हो जाएगा। हु टीचेज यू, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, इसमें जो है यहाँ पर बीच में आ गया एस्टरडे का प्रयोग लास्ट में करके, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जो है निश्चित करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग निश्चित करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस जो है क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा, और सेंटेंस गलत है मतलब जो है उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो इस तरीके से जो है आपको इसके पिछले और इस मिला के 9 रूल आपको बताए गए, 9 रूल आपको समझाए गए, इसमें एक आध एक्सेप्शन भी था। इस तरह से लेके 9 रूल आपको समझा दिए गए सिंटेक्स के। अब अगले पार्ट में, पार्ट 3 जो है आपका, नेक्स्ट पार्ट 3rd, नेक्स्ट पार्ट में 3rd में एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बताया जाएगा।
थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट में सिंटेक्स का ही जो है सेकंड पार्ट आपको बताया गया। अब सिंटेक्स का ही थर्ड पार्ट जब शुरू करेंगे तो उसमें जो है एक नया टॉपिक इसी के सिंटेक्स का ये है, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में कैसे सहमति होती है एक सेंटेंस बनाने में। ये आपको जो है अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट थर्ड में जो है आपको समझाया जाएगा। आज आप लोग को जो है ये सेकेंड पार्ट जो है वो समझाया गया, सेकेंड पार्ट जो आपको बताया गया। अब अगले पार्ट में जो है आपको जो है पार्ट थर्ड बजाएगा। मतलब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे में सेंटेंस लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ रहा है तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद जो है आगे की चीज़ों को जो है आपको लिखना है। और मान लीजिए एक साधारण सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस में बता दिया आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट करके इसको क्या करना है, पूर्ण कर देना है। अगर इस सेंटेंस में, इस वर्ड में, इस रूल में अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर अंतर किया या इधर उधर कोई भी चीज़ गलत दिखी तो बिल्कुल सिंटेंस का रूल फॉलो नहीं होगा, और जब सिंटेंस का रूल फॉलो नहीं होगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिंटेंस में जो है आपको जो है इस तरह से सेंटेंस को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आज आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाया गया, सेकेंड पार्ट बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड जो है इसी का जो है पार्ट है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब बताया जाएगा आपको। आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अब अगला पार्ट जो है पार्ट थर्ड आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।